जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूं। हम लोग बात करने वाले हैं जैसे कि यहाँ पे बीपीएससी टायर 4 का जब से न्यूज़ यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे वैकेंसी अभी तक तो इसका डिटेल नहीं पता, लेकिन जुलाई से अगस्त तक में सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। तो अभी से आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे पीआरटी लेवल या प्राइमरी लेवल की अगर हम बात करते हैं, जैसा कि हमारी यह आज की चौथी क्लास है, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आपको अब थ्योरी बेस्ड क्लास मिलेगी, जो कि एक क्लास थ्योरी की होगी और हम प्रैक्टिस जैसे करते हैं प्रैक्टिस कराते रहेंगे। वो वीडियो आपको अलग से मिलती रहेगी। तब भैया हम एक एक यहाँ पे टॉपिक वाइज आज से चलेंगे, ठीक है ना। हम लोग टॉपिक वाइज यहाँ से चलेंगे, चैप्टर वाइज चीज़ों को करेंगे। तो सबसे पहला जो चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम है। संख्या पद्धति से सवालें, एक दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। हालांकि मैथ में अगर बात करेंगे प्राइमरी टीचर की, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती अगर आप देखेंगे तब प्राइमरी लेवल में कम से कम 9 से 10 क्वेश्चन आपको किसके मिलेंगे भैया, मैथ के मिलेंगे। बिना इनके काम तो होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे टॉपिक वाइज चीज़ें हम यहाँ से कवर करने वाले हैं। तो सभी लोग यहाँ से शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे। और भैया हाँ, आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए और उसमें बढ़िया तरीके से एक एक पॉइंट करके नोट कीजिएगा। नोट करेंगे तो यहाँ से इसकी थ्योरी भी चीज़ें पूछी जाती हैं, थ्योरेटिकल चीज़ें भी पूछी जाती हैं। तो हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर में जो थ्योरेटिकल प्रश्न पूछे गए थे उनको हम अभी दिखाएंगे आपको किस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे। भैया अब बात करेंगे संख्या पद्धति क्या होती है। नंबर सिस्टम किसे कहते हैं? संख्याओं को दर्शाने वाली प्रणाली। यहाँ से लिख सकते हैं संख्याओं को दर्शाने वाली पद्धति। संख्याओं को दर्शाने वाली पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं? दर्शाने वाली पद्धति को भैया क्या कहेंगे? दर्शाने वाली प्रणाली या पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ से संख्याओं को दर्शाने वाली पद्धति को हम लोग क्या कहेंगे? नंबर सिस्टम कहेंगे, संख्या पद्धति कहेंगे, ठीक है ना। एक एक पॉइंट को आप लोग यहाँ से नोट करते चलिएगा। एक एक पॉइंट नोट करेंगे यहाँ से तो आपको अच्छे तरीके सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी और सारी चीज़ें समझ में आएंगी। गारंटी के तौर पे कर रहा हूँ भैया, मैं एक यहाँ से नॉर्मल अभ्यर्थी मान करके चल रहा हूँ कि आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता है, एकदम मैं सीरियस लेके चल रहा हूँ। और फ्री आप कास्ट होगा, जो कि यूट्यूब पर पूरी की पूरी मैं पूरा सिलेबस इसका फुल पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। चलिए, तो आपका साथ इसमें चाहिए कि आप लगातार इसको यहाँ से अगर पढ़ते रहेंगे, अच्छे तरीके से ढंग पूर्वक पढ़ते रहेंगे, ठीक है, तो हम ये क्लास को लगातार चलाते रहेंगे। अब देखिए संख्या पद्धति में यहाँ पर अगर संख्या पद्धति की बात करते हैं तो संख्या पद्धति को कितने भागों में यहाँ पे बांटा गया है भैया। पहला नंबर जो है दशमलव पद्धति आती है। कौन सी पद्धति आती है? दशमलव पद्धति, ठीक है ना। दशमलव पद्धति को यहाँ से अधिकतर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। बात करेंगे जो दूसरा नंबर है उसे क्या बोलेंगे? द्विआधारीय पद्धति बोलेंगे, ठीक है ना। द्विआधारी पद्धति बोलेंगे इसे, द्विआधारी पद्धति, ठीक है ना। भाई एकदम मैं सिरे से चल रहा हूँ, एक एक पॉइंट को कवर करूंगा और आप लोग बढ़िया तरीके से इसे नोट करते चलेंगे। और जब थ्योरी आप पढ़ लेंगे, अगर सवाल करने में कोई डाउट आएगा तो ये गारंटी मेरी है, सवाल करने में आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। या तो इसे पूरा थ्योरी पढ़ लेंगे, अगर सवाल में देखिएगा कि कोई भी दिक्कत आपको नहीं करनी पड़ेगी यहाँ से। तब भैया दशमलव पद्धति में हमें अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, जीरो से लेकर के यहाँ तक हमें 9 तक के अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। जब डेसिमल सिस्टम पढ़ेंगे, दशमलव पद्धति पढ़ेंगे, तो इसमें 0 से लेकर के 9 तक के अंकों की हमको आवश्यकता पड़ेगी, इस बात को याद रखिएगा। अब द्विआधारी पद्धति की बात करते हैं। द्विआधारी पद्धति में केवल आपको यहाँ से जीरो और एक की आवश्यकता पड़ेगी। जो बाइनरी नंबर होता है उसमें 2 ही अंक आवश्यक होते हैं, 0 और 1। तब भैया अगर यहाँ से हम बात करेंगे तीसरे पार्ट की बात करूंगा, ठीक है ना। यहाँ से अगर बात करेंगे तो तीसरे पद्धति की द्विआधारी हो गया। तीसरे पद्धति की बात करेंगे तो अष्टाधारीय पद्धति कहते हैं इसको, ठीक है ना। इसको बोलेंगे अष्टाधारीय पद्धति बोलेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी लेवल की बात करेंगे, यहाँ पे 9-10 लेवल की बात करेंगे तो भी यहाँ पे आपके लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, ठीक है ना। यहाँ से बोल सकते हैं। तो इसमें अष्टाधारी पद्धति में हम 0 का इस्तेमाल करते हैं, 1 का,
यहाँ पे 7 नंबर तक इस्तेमाल करेंगे, 0 से लेकर के 7 तक के अंकों का इस्तेमाल करेंगे। फिर यहाँ पर बात करेंगे चौथा नंबर, हेक्साधारी इसे बोलते हैं, हेक्साधारी पद्धति बोलेंगे भैया। हेक्साधारी पद्धति क्या हो जाएगा, हेक्साधारी पद्धति जो हो जाएगा, हेक्साधारी पद्धति की बात करेंगे तो इसमें हम लोग, ठीक है ना, इसमें हम लोग 0 से लेकर के 9 तक के अंकों का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि इस बात को समझिएगा, इस बात को पूरी तरीके से कंफर्म समझिएगा। चलिए इस बात को समझेंगे कि जो दशमलव फ्रैक्शन है यहाँ पे, सॉरी दशमलव पद्धति जो है, ये हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत पूरी तरीके से पढ़ने वाले हैं। और ये जो 3 पद्धतियां हैं ये कंप्यूटर में यूज करने वाली पद्धतियां होती हैं। भैया किस में यूज करी जाती हैं, कंप्यूटर में यूज करने वाली पद्धतियां होती हैं। द्विआधारी पद्धति जिसे बाइनरी सिस्टम कहते हैं, और अष्टाधारी पद्धति की बात करें या हेक्साधारी पद्धति की बात करें तो ये सब कंप्यूटर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, समझ में आया। तो भैया आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि डेसिमल सिस्टम आपको यहाँ से ज़रूरी है, और हमें अंकों की आवश्यकता होगी, 0 से लेकर के 9 तक के अंकों की आवश्यकता होगी। अब हम लोग यहाँ से बात करेंगे दशमलव पद्धति किसे कहते, एक एक पॉइंट भैया नोट करते चलिएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब हेडिंग कीजिएगा दशमलव पद्धति, ठीक है ना, दशमलव पद्धति की बात करेंगे। ठीक है ना, दशमलव पद्धति क्या होती है, डेसिमल में संख्याओं को यहाँ पे देखेंगे। तो इस चीज को अगर दशमलव पद्धति की बात करते हैं तो दशमलव पद्धति को हम 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। ठीक है ना, दशमलव पद्धति को यहाँ पे जितनी भी संख्याएं आती हैं, दशमलव पद्धति में जो भी संख्या बनेगी, ठीक है ना, जैसे हमने बोला कि यहाँ पर लिखा 2.314 ऐसे बोला, इसका मतलब ये जो संख्या का अध्ययन करेंगे हम लोग ये दशमलव पद्धति के अंतर्गत आएगा। जैसे हमने लिखा 1 लिख दिया तो ये दशमलव संख्या नहीं, ये तो पूर्ण संख्या है, तो इसकी बात बाद में करेंगे। तो संख्या दशमलव से बनने वाली संख्या का हम लोग 2 भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे। एक कहलाएगा काल्पनिक संख्या, क्या कहलाएगा भैया, काल्पनिक संख्या। ठीक है ना, काल्पनिक संख्या, ठीक है, एक है काल्पनिक संख्या हो जाएगा, काल्पनिक संख्याएं कह सकते हैं, काल्पनिक संख्याएं हो जाएगा। और दूसरा भाग जो बांट के पढ़ेंगे क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा, वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है ना, क्या हो जाएगा भैया, वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, संख्या को यहाँ पर 2 भागों में बांट करके पढ़ेंगे भैया, एक को लिखेंगे काल्पनिक संख्याएं और दूसरे को पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। अब यहाँ से बात करूं मैं कि काल्पनिक संख्याएं किसे कहते हैं। ठीक है ना, वे संख्याएं यानी इन्हें जो है, इन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। जब यहाँ पर जिसे आप ऐसा नंबर जिसे आप संख्या रेखा पर डिनोट ना कर पाए, संख्या रेखा पर प्रदर्शित ना कर पाए। अब संख्या रेखा क्या है जरा देखिएगा। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे मैंने एक रेखा बनाई, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5, इस तरीके से मैंने संख्याओं को लिया। -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। तो इन नंबरों को आप तो संख्या रेखा पे दिखा सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे लिखा √-7, क्या इसको आप संख्या रेखा पे दिखा पाएंगे? आप इसे संख्या रेखा पे नहीं दिखा सकते हैं, ये एक काल्पनिक संख्या है। तो जिस संख्या को आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया, काल्पनिक संख्याएं बोलेंगे। अब यहाँ से जरा देखिएगा रियल नंबर किसे कहेंगे, वास्तविक संख्या। तो इन्हें संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं भैया, प्रदर्शित कर सकते हैं। इन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है ना, संख्या रेखा पर जिन्हें आप क्या कर पाएं, प्रदर्शित कर पाएं, प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है ना, प्रदर्शित कर सकते हैं, उन्हें क्या कहेंगे भैया, वास्तविक संख्या कहेंगे। इस बात को याद रखिएगा। तब भाई मेरे देखिए,
अगर इस तरीके से बढ़िया तरीके से अगर बात करते हैं तो हम मैथ एक एक पॉइंट करके आपको कवर कराएंगे, लेकिन आपका इसमें फुल सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट ये है कि आप यहाँ पर बढ़िया तरीके से इसको नोट करिएगा और क्लास में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने नोट कर लिया है, कहाँ तक क्या आपको कितनी चीज़ें समझ में आई, कितनी चीज़ें समझ में नहीं आई, ये मुझे ज़रूर अपडेट देते रहिएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, जिन्हें हम संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर पाएँ, जैसे यहाँ पे अगर मैंने लिखा 0.3 को आप संख्या रेखा आप दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं, क्योंकि 0 और 1 के बीच में 0.3 कहीं ना कहीं होगा भैया, इसको हम दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम कह दें कि -5 को दिखा देंगे, बिल्कुल दिखा देंगे, -5.4 को दिखा लेंगे, बिल्कुल दिखा लेंगे। तब जिसे हम संख्या रेखा पर दिखा लें वो वास्तविक नंबर होता है, जिसे संख्या रेखा पे ना दिखा पाएं वो काल्पनिक संख्या होती है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 7 -7 √-5 मैंने लिखा हुआ है, तब भैया ये सब काल्पनिक संख्या है। अभी जब बिहार में देखेंगे प्राइमरी लेवल में हम क्वेश्चन दिखाएंगे भैया, कौन से कब पूछा गया था, यहाँ पे पूछा था कि -√5 एक कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या है, काल्पनिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, इनमें से एक में से अधिक या एक इनमें से कोई नहीं, ऐसा ऑप्शन दिया था। तो आप सीधे सीधे बताएंगे कि √-5 जो है वो कैसी संख्या है, काल्पनिक है, क्योंकि इसे आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम रियल नंबर की बात करते हैं, वास्तविक संख्या की बात करेंगे हम, ठीक है ना, वास्तविक संख्याओं की बात करेंगे तो हम इन्हें दो भागों में बांट देंगे, ठीक है ना। अब वास्तविक संख्या की बात करेंगे, जैसे रियल नंबर की बात करेंगे, अभी मैं पूरी तरीके से वास्तविक संख्या को हम दो भागों में बांट करके पढ़ेंगे। एक एक पॉइंट जो जिससे जुड़ा हुआ है मैं एक एक चीज करके कवर कर रहा हूं यहाँ पे, आप लोग बढ़िया तरीके से इसको नोट करते चलिएगा। वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटेंगे, एक तो परिमेय संख्या के रूप में, ठीक है ना। परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या हो गया, ठीक है ना, परिमेय संख्या हो गया। अब यहाँ पर दूसरा हो गया अपरिमेय संख्या, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हो गया। अब परिमेय संख्या किसे कहेंगे, अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, जैसे कि यहाँ पे बहुत सवाल पूछता है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या नहीं है या है। इस तरीके का क्वेश्चन जो है कि आपका प्राइमरी लेवल में क्वेश्चन पूछा गया भैया। नंबर सिस्टम से सारा का सारा डाउट यहाँ पे मैं क्लियर करके जाऊँगा और आप हर एक क्वेश्चन को बना पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। देखिए परिमेय संख्या का मतलब ये होगा जिन्हें वे संख्याएं जिन्हें आप P/Q के रूप में क्या कर पाएं, व्यक्त कर पाएं, जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकें, रूप में क्या कर पाएं, व्यक्त कर पाएं, ठीक है ना, व्यक्त कर पाएं। यहाँ पर जहाँ की आपका यहाँ पे कंडीशन ये होगी जहाँ Q = डज नॉट 0, मतलब हर का मान किसी भी कंडीशन में हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, किसी भी कंडीशन में हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। देखिए हर अगर रख देंगे तो इनफाइनाइट बन जाएगा। तो यहाँ पे भैया जैसे हमने लिखा 1/2 अंश बटे हर में है तो परिमेय संख्या है, जैसे मैंने लिखा 3/4 परिमेय संख्या है, जैसे मैंने केवल लिख दिया 5/1 लिख सकते हैं तो परिमेय संख्या हो जाएगा। अब यहाँ से अपरिमेय संख्या का मतलब जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, उन्हें आप लोग क्या कहेंगे भैया, अपरिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है ना। उन्हें क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। एक एक चीज को अच्छे तरीके से आप नोट करके चलिएगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा √3, √5, √7, ठीक है ना, √7, ये सब कैसी संख्या हैं, अपरिमेय संख्या। इन्हें आप लोग अंश बटे हर के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। अगर मैं यहीं पे लिख दूं √9 तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अंडर रूट देख करके सीधे कह देंगे भैया ये अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसमें रूट लगा हुआ है। लेकिन अगर बात करूंगा तो √9 का वर्गमूल निकल आएगा भैया, ठीक है ना भाई। √ यहाँ पे ये 9 का वर्गमूल निकल के आएगा 3, तो 3/1 कर देंगे भाई,
3/1 कर देंगे तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, ये परिमेय संख्या हो जाएगी बाबू, परिमेय संख्या हो जाएगी, है कि नहीं। कर पाइएगा, निश्चित रूप से आप आराम से कर सकते हैं। अगर मैं यहीं पर यहाँ पर अगर मैं लिख दूं माइनस का √7, अब इसमें से पूछूं कि ये -√7 ये परिमेय है या अपरिमेय है या काल्पनिक संख्या है, तो आप सीधे कहेंगे भैया ये कैसी संख्या है, काल्पनिक संख्या है। कैसा नंबर है, काल्पनिक संख्या है। अब यहाँ से एक चीज और देखिएगा, जैसे यहाँ पे माइनस का √1, -√1 की वैल्यू किसके बराबर होती है, आई के बराबर होती है, जिसको आयोटा कहते हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आयोटा के नाम से जाते हैं कि यहाँ पर -√1 का मान किसके बराबर होता है, आई के बराबर होता है, जो पूर्णतः काल्पनिक संख्या होती है, ठीक है ना भाई। एक बार सारी चीजें मैं पुनः फिर से समझा देता हूँ भैया, ठीक है ना, एक बार पुनः मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ आपकी बात। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले नंबर सिस्टम में संख्याओं को दर्शाने वाले पद्धति को संख्या पद्धति कहते हैं। यहाँ पे 4 पद्धतियाँ हैं, जो कि दशमलव पद्धति आपको पढ़नी है भाई, द्विआधारी पद्धति, अष्टाधारी पद्धति और हेक्साधारी पद्धति, ये कंप्यूटर से संबंधित पद्धतियाँ हैं, आपको दशमलव पद्धति यहाँ पे पढ़ना है। तो दशमलव पद्धति में तो भैया 2 प्रकार के चीज यहाँ पे आएगी देखने को। दशमलव पद्धति में जो भी संख्या आप पढ़ेंगे, संख्या को 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे, एक काल्पनिक संख्या, एक वास्तविक संख्या। इन्हें संख्या रेखा पे प्रदर्शित नहीं कर सकते, इसलिए ये काल्पनिक संख्याएं हैं। इन्हें आप संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर सकते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, वास्तविक संख्या। अब भैया वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटेंगे, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के रूप में। परिमेय संख्या, जैसे यहाँ पे आपका प्रश्न बन जाएगा थ्योरी में, कहेगा निम्न में से कौन सी शर्तें या कौन सा सही है, तो लिखेंगे ऑप्शन दे देगा, जिन्हें P/Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते वो परिमेय संख्या है, जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। तो इस तरीके से चीजें यहाँ पे आ सकती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, Q = डज नॉट 0 के बराबर। जिन्हें आप P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते उन्हें आप क्या कर सकते हैं, उन्हें आप कह सकते हैं परिमेय संख्या, आराम से, ठीक है ना, आप परिमेय नंबर उसे कह सकते हैं, ठीक है। चलिए इस बात को समझिएगा, एक एक पॉइंट करके नोट करते रहिएगा भैया, ठीक है ना। हाँ, हम आपके लिए तत्पर रहेंगे, निश्चित रूप से आपके लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो परिमेय संख्या आती है, परिमेय संख्या में हम देखेंगे, परिमेय संख्या में हम लोग देखेंगे दशमलव प्रसार। परिमेय संख्या में बात करेंगे हम लोग, परिमेय संख्या में हम लोग दशमलव प्रसार की बात करेंगे, दशमलव प्रसार, ठीक है ना। दशमलव प्रसार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दशमलव प्रसार, यहाँ पर आवर्ती दशमलव, अनावर्ती, इस तरीके से सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। तब भैया दशमलव प्रसार को पढ़ने के लिए यहाँ पे 2 चीज़ों की जानकारी आपको बहुत आवश्यक है होना। यहाँ पे आपको दशमलव प्रसार जो होगा, इसमें आपको शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है ना। शांत दशमलव कब होगा, शांत दशमलव कब होगा और अशांत दशमलव कब होगा, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। शांत और अशांत दशमलव आपको मालूम होना चाहिए। जैसे मैंने भैया यहाँ पे लिख रखा है कि अगर यहाँ पे लिखा मैंने अंश बटा हर, ठीक है ना, कोई भी संख्या मैंने अंश बटे हर के रूप में लिख दिया है। अब आपको टर्म एंड कंडीशन पता होना चाहिए कि हर में या तो 2 हो या तो 5 हो, हर में या तो 2 हो या तो 5 हो, या दोनों अगर हों या दोनों हों, तब वो जो भिन्न है वो शांत दशमलव प्रसार के अंतर्गत आएगा। जैसे भाई यहाँ पे हम बात करें, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बता दूं कि जैसे मैंने लिखा है 3/2, 3/2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 और 5 में से कोई एक तो है, निश्चित रूप से 2 और 5 में से कोई एक है, तो ये कैसा प्रसार हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। बात करूंगा, इसे काटूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 1.5 आ जाएगा। अर्थात शांत का मतलब ये होता है
कि निश्चित तौर पे पूरा पूरा कट जाए। और अशांत दशमलव का मतलब ऐसी संख्या जो पूरी तरीके से डिवाइड ही ना हो, वो अशांत है। ठीक है ना भाई। चलिए, यहाँ पे मैं एकदम सीरियस होकर के यहाँ पे चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल सीरियस होकर के भी पढ़िएगा। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे हमको समय बचाना है, समय खराब नहीं करना है। ठीक है ना। क्लास में अच्छी से अच्छी चीज़ों को मैं सिखा के जाऊँगा। तो यहाँ देखिएगा, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने 7/5, तो आपने कहा हाँ सर 2 और 5 में से तो एक है, इसमें न 2 भले नहीं है लेकिन 5 तो है, तो ये शांत दशमलव हो जाएगा। या फिर ऐसे मैंने लिख दिया 13/10 मैंने लिख दिया। आपने कहा सर इसमें तो दोनों है, 2 भी है 5 भी है, इसलिए ये भी शांत दशमलव है। ठीक है ना, इसलिए ये भी शांत दशमलव है। भाई अगर यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूं 17/25 लिख दूं, आपने कहा सर यहाँ पे 17/5 का पावर 2 तो है, ये है 17/5 का पावर 2 है, इसका मतलब हर में तो 5 दिखाई दे रहा है ना, इसलिए ये कैसा है, शांत दशमलव के अंतर्गत आएगा। अभी आवर्ती और अनावर्ती की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है ना, केवल पहले इतना सीख लीजिए, उसके बाद मैं बात करूंगा। अब अशांत दशमलव की बात आई, तब भैया अंश बटे हर की बात करूंगा। अंश बटे हर तो रहेगा, हर में 2 व 5 के अलावा 2 5 के अलावा अगर कोई अन्य संख्या आ जाती है, अलावा अन्य नंबर भी अगर आ जाएं, अन्य संख्या आ जाती है, तब वह प्रसार जो हो जाएगा अशांत हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 15 बटा यहाँ पे लिख दिया 7, तो ना तो 2 दिख रहा है ना तो 5 दिख रहा है, यहाँ पे 7 दिख रहा है, तो ये अशांत हो जाएगा। या हो सकता है कि यहाँ पर जैसे मैंने लिखा 19/2 गुणिते 5 गुणिते मैंने 3 लिख दिया। अब आपने कहा सर 2 और 5 तो है ना, तो ये अशांत होगा कि शांत होगा, तब भैया मैंने लिखा है 2 और 5 के अलावा 2 और 5 तो रहेगा अगर है भी, उसके अलावा अगर कोई अन्य संख्या आ जाती है तो भी वो अशांत ही कहलाएगा। अगर 2 और 5 है तब तो शांत है, अगर 2 और 5 है उसके अलावा कोई अन्य नंबर भी आ रहा है तो अशांत हो जाएगा। ठीक है ना, इस बात को पूरी तत्परता पूर्वक आप समझ लीजिएगा। अगर यहाँ पर भी थ्योरी में कोई भी समस्या आई होगी तो मुझे एक बार जरूर कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है ना। अब जहाँ पर हम बात करेंगे, ठीक है ना, परिमेय संख्या में हमने आपको पूरी तरीके से समझा दिया है कि जो शांत दशमलव प्रसार और अशांत। शांत कब होगा भैया, जब हर में 2 और 5 होगा, या तो 2 हो या तो 5 हो या दोनों हो। और अशांत कब होगा, जब हर में 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या हो, या 2 और 5 भी हो और उसके साथ अन्य भी संख्या हो, तो वो क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर है बात, बताइए जरा, बताइएगा मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा सारी चीज़ें आपके समझ में आई कि नहीं भाई। ठीक है ना। चलिए, तो इतनी चीज़ें हमने आपको बता दिया है, तो आप लोग बिल्कुल यहाँ से निश्चित तौर पे आप लोग अच्छे तरीके से इसको नोट कर लीजिएगा। और हम लोग, ठीक है ना, और हम लोग यहाँ से अब बात करने वाले हैं भाई, देखिए सिस्टम से हम लोग चलेंगे, पूरी तरीके से सिस्टमैटिक ढंग से चलेंगे। तब परिमेय संख्या की आज की क्लास यहीं तक रहेगी और हम लोग मिलेंगे कल जो है इसी के आगे से। तो एक एक करके, एक एक पॉइंट करके मैं कवर करके पूरी तरीके से पढ़ाऊंगा। अभी बहुत समय आपके पास, ठीक है। तो निश्चित रूप से आप लोग बने रहिएगा, प्यार दुलार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। हम आपके लिए निश्चित रूप से पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा पढ़ाने वाले हैं।